नमस्ते आप सभी को। अंजलि एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ और ये प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी 3 उपन्यासों के ऊपर। इन तीनों उपन्यासों की कथा वस्तु मैं आपको पहले ही अन्य क्लासेस में बता चुकी हूँ और मैं आपसे कही थी कि इन तीनों उपन्यासों को पढ़ाने के बाद मैं इन पर प्रश्नोत्तरी करवाऊंगी, क्योंकि ये हमारे खास करके जेएससीसी सीजीएल के सिलेबस में, एनटीए नेट के सिलेबस में और कई सारे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के सिलेबस में भी है। तो इसीलिए चलिए फिर इन सब से बहुत सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर जगह। तो उम्मीद है जेएससीसी सीजीएल की परीक्षा में इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ देख लेते हैं। जैसे गोदान उपन्यास 1936 ईस्वी में लिखा गया, 36 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष होता है और ये प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है। और ये उपन्यास जो गोदान उपन्यास है, किसान जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। अब मैला आंचल में आएंगे तो मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये लिखा गया है और इसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, क्योंकि एक अंचल विशेष का इसमें चित्रण किया गया है। मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। अब आएंगे राग दरबारी में। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है और इस उपन्यास को लिखने में लेखक को, यानी जो श्रीलाल शुक्ल इसके लेखक है, उन्हें 4 वर्ष का समय लगा था। और 1968 में जब यह प्रकाशित हुआ तो इसके 1 वर्ष बाद ही 1969 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है और ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखित उपन्यास है। चलिए फिर हम प्रश्नों पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घ तपा, कितने चौराहे, मैला आंचल और पड़ती परी कथा। तो जो इसमें सही उत्तर होगा, हमारा सही उत्तर है मैला आंचल। ऑप्शन सी हमारा सही है, मैला आंचल। क्योंकि आप सभी को पता है मैला आंचल का पात्र है विश्वनाथ प्रसाद, जो कायस्थ टोली का मुखिया होता है गांव में, और यही कमली का पिता होता है। कमली इसकी बेटी होती है और कमली का जो प्रेम प्रसंग चलता है वो डॉक्टर प्रशांत के साथ में चलता है। तो कमली का जो जन्म हुआ था वो भी कमला नदी के कारण हुआ था, याद रखिएगा। अब आगे प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो मुख्य रूप से पूछा शिवपालगंज की कहानी किस उपन्यास में वर्णित है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राग दरबारी। क्योंकि राग दरबारी उपन्यास जो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, उसी में एक कस्बा नुमा गांव है शिवपालगंज, उसी गांव का वर्णन किया गया है। और इस उपन्यास को साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार इस उपन्यास को मिलता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके जेएससीसी सीजीएल वाले परीक्षा में कि बताइए राग दरबारी किस विधा की रचना है। अगर विधा पूछा तो उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी, और अगर लेखक पूछा तो राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। अब आगे प्रश्न में चलेंगे। लक्ष्मी दासीन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? तो जो लक्ष्मी दासीन है वो हमारे मैला आंचल की पात्र है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, मैला आंचल की पात्र है लक्ष्मी दासीन। आप सभी को पता है मठ में जो संत, जो वहाँ महंत होते हैं, वो लक्ष्मी को दासी बना के वहाँ रखते हैं और इसका मानसिक शारीरिक शोषण भी वहाँ पर किया जाता है। तो लक्ष्मी दासीन किस उपन्यास की पात्र है? मैला आंचल की पात्र है। हम ये नेट एग्जाम में 2020 वाले शिफ्ट में ये पूछा है, द्वितीय पाली में। अब आगे का प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमृत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो इसमें बोला गया कि कौन मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीधर और सरस्वती ये हमारे मैला आंचल के पात्र नहीं है। जबकि प्रशांत भी है, कालीचरण भी है, कमली भी है, सुमृत दास भी है, हरगौरी सिंह भी है जिसकी मृत्यु हो जाती है संथालों से लड़ने के समय, और मंगला देवी भी इसमें पात्र है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आगे प्रश्न है, गोदान उपन्यास का होरी राम यानी जो होरी है वो अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था। तो जो होरी होरी का गांव का नाम पूछा है, तो होरी का गांव है बेलारी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बेलारी में होरी राम रहता है। और एक और गांव है इसमें सेमरी, तो सेमरी में राय साहब अमरपाल सिंह रहते हैं। और ये जो शिवपालगंज है ये तो हमारे राग दरबारी उपन्यास का गांव है। और एक गांव आएगा मेरीगंज, तो मेरीगंज मैला आंचल उपन्यास का गांव हो जाएगा। अब आगे प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। अब यहाँ पूछ लिया है कि राग दरबारी उपन्यास के कौन पात्र हैं, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, मास्टर मोतीराम। ये वही मोतीराम है जिनका आटा चक्की होता है और ये पढ़ाना कम और आटा चक्की में ज़्यादा जाते हैं। और बाबू रामाधीन, ये रामाधीन भीखम वेड़ जो भीखम खेड़वी है, ये वही रामाधीन है जो कोलकाता में अफीम का व्यापार करता है और फिर गांव शिवपालगंज में आने के बाद वैद्य जी का विरोधी होता है रामाधीन, तो इसे याद रखेंगे। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। तो आप सभी को पता है शिवपालगंज हमारे राग दरबारी उपन्यास में है। और ये जो राग दरबारी है ना, वैद्य जी का जो बैठक है उसी को राग दरबारी कहा गया है व्यंग्यात्मक शैली में, तो याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। कौन कौन मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं, तो आप देखेंगे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कमला, यानी कमला या कमली, वो तो पात्र है। और सहदेव मिसर, ये दोनों पात्र हैं, यानी 1 और 3 हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न नेट वाली परीक्षा में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। अब देखिएगा, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं, यानी राग दरबारी उपन्यास में क्या क्या दिखलाया गया है। मुफ्त शिक्षा दिखलाई गई है, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो आप जो मैं कथानक करवाई थी राग दरबारी का, अगर आप उसे पढ़े होंगे तो आपको पता है कि मुफ्त शिक्षा तो कहीं भी नहीं दिखाई गई है, बल्कि शिक्षा को तो व्यापार बना दिया गया है, कमाने वाला व्यापार बनाया गया है, तो मुफ्त शिक्षा तो है ही नहीं। अब देखेंगे ग्रामीण करुणाई जीवन की आलोचना, बिल्कुल व्यंग है, आलोचना है, ग्रामीण जीवन की ही तो आलोचना की गई है, तो ये हमारा सही होगा। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का तो उल्लेख हुआ ही नहीं है उपन्यास में, बैंक गए, मतलब बैंक वाला ऑप्शन काट दीजिए। फिर आइए डी पे, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति की गई है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी बी और डी हमारा ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से बी और डी हमारे ऑप्शन बी में है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न है, कथन दिया गया है गोदान उपन्यास से। गोदान उपन्यास में कथन है कि धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपर्युक्त संवाद गोदान में किन 2 पात्रों के मध्य में हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी, ये गोविंदी कहती है मेहता से। ये गोविंदी वही है जो मिस्टर खन्ना की पत्नी है, मिस्टर खन्ना का चीनी मिल होता है, उसी की पत्नी होती है गोविंदी। और ये अपने पति से बहुत प्रेम करती है। और ये है मेहता यानी प्रोफेसर मेहता, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होते हैं। और प्रेमचंद के विचारों के वाहक ये प्रोफेसर मेहता ही हैं। प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों के वाहक प्रोफेसर मेहता ही होते हैं, जो मालती से फिर प्रेम करते हैं। आगे का प्रश्न है, ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्नों को आप नोट करते जाइएगा ताकि बाद में रिवीजन करने के वक्त आपको सुविधा हो। अब आगे प्रश्न है कि क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों का अवगुण, सुंदर का असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को भी गुण बनाता है, असुंदर को भी सुंदर बनाता है। यानी अगर आप किसी से प्रेम करेंगे तो आप उसके अवगुण को कभी देखेंगे ही नहीं, सिर्फ आपको गुण ही गुण नजर आएंगे उसमें, जब तक प्रेम रहेगा तब तक। तो उपर्युक्त संवाद गोदान में किन 2 पात्रों के मध्य में हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मालती। ये मालती का कथन है और मेहता,
ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो मालती और मेहता का ये कथन है। आप देखेंगे इसमें जो भाषा शैली है वो एकदम शुद्ध तरीके से हिंदी का प्रयोग है, ग्रामीण बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं है। तो धनिया और होरी तो बोल ही नहीं सकते हैं, झुनिया और गोबर भी नहीं बोल सकते हैं। अगर कन्फ्यूज़न था तो अगर मालती और मेहता और गोविंदी और खन्ना में, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर मालती और मेहता सही हो जाएंगे। आगे फिर से कथन है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी और वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाए। अब गोदान में ये संवाद किन दो पात्रों के बीच में हुआ है? तो इसके उत्तर भी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेहता और मालती के बीच में हुआ है। ये होता तब है जब जो मेहता है और मालती दोनों शिकार खेलने के लिए राय साहब के घर से जंगल में जाते हैं। जंगल में जाने के बाद ये थोड़े से रास्ता भटक जाते हैं, वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो इनकी मदद करती है। तो उसी वक्त मेहता उस लड़की को देख रहा होता है, तो मालती को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मालती बाद में कहती है कि तुम उस लड़की की ओर क्यों देख रहे थे? वही मेहता कह रहा है कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि मैं अगर उसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाए। तो ये मेहता का कथन है जो मालती से वो कह रहा है। प्रश्न है, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टी की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, गोदान उपन्यास का ये कथन है। मेहता और जो राय साहब होते हैं, मेहता और राय साहब के बीच में ये बातें हो रही होती है, खास करके ज़मींदारी प्रथा को लेकर के। आगे चलेंगे। आगे का प्रश्न है, सुमेलित करने वाला प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। उपन्यास दिया गया है और वर्णित कथा स्थल दिया गया है। गोदान उपन्यास में जो बेलारी गांव है, मैला आंचल में मेरीगंज उपन्यास है, राग दरबारी में शिवपालगंज है और मानस कहंस में चित्रकूट है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। गांव के नाम से खास करके प्रश्न पूछता है तो नाम याद रखेंगे। आगे का प्रश्न है, कथन और कारण है। नेट की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अभिकथन में है कि प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु विवाह को वो बनाए रखना चाहते थे। बिल्कुल सही है। अब है कारण कि गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम है, शक्तिशाली है और परिस्थितियों का अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वह इसे बनाए रखना चाहती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि गोदान उपन्यास में हम देखते हैं सिलिया एक ऐसी पात्र है जिसका जो प्रेमी होता है माता दिन, वो उसे छोड़ देता है गर्भवती करके। समाज के बीच में वो उसे अपनाता नहीं है, छोड़ देता है। जिसके बाद फिर भी सिलिया अपने संघर्ष के द्वारा उस समाज में रहती है और अपने वैवाहिक जीवन यानी कि माता दिन से ही प्रेम करती रहती है। इसी प्रकार से झुनिया भी एक पात्र है। झुनिया को भी गोबर छोड़ के चला जाता है, पर झुनिया भी अपने प्रेम को, अपने वैवाहिक जीवन को बनाए रखती है। फिर इसमें एक पात्र है पुनिया। पुनिया याद रखिएगा, वो हीरा की पत्नी है। हीरा है जो होरी का भाई है, जो उसकी गायों को जहर दे करके भाग गया था। तो वही पुनिया हीरा के जाने के बाद भी हीरा से ही अपने वैवाहिक जीवन को बनाए रखती है। तो इस प्रकार से हमारा एक जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। इसमें दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न है, कथन दिया गया है और पूछा गया कि गोदान उपन्यास में ये कथन किसका है। कथन है कि ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। तो आप देखेंगे जो सुराज शब्द है, स्वराज्य, स्वराज्य का ही थोड़ा सा गांव की बोली में सुराज कहा गया है। तो ये जो है ये हत्यारे गांव के मुखिया बनेंगे। जो ये एक सशक्त महिला जो कह रही है, किसी से नहीं डरती है, बिना डरे अपने बातों को रखती है, वो है धनिया। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कथन है धनिया का। वो मुखिया से या गांव के पंचों से लड़ने के वक्त ये कथन कहती है। आगे एक फिर से कथन पूछा है कि तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा,
प्रेम, प्रेम से ही आप समझ जाएंगे कि गांव की बोली है। यानी इतने दिन जो तुमने मुझे प्रेम से रखा, माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। ये कथन कौन कहती है? तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, झुनिया कहती है। झुनिया को जब गोबर आकर के शहर ले जा रहा होता है लखनऊ, तो उस वक्त झुनिया धनिया से ये कथन कहती है। धनिया से कहेगी, याद रखिएगा। आगे का प्रश्न है अब। प्रश्न है कि होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था। होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न क्या था? तो सबसे बड़ा स्वप्न है गऊ की लालसा। गऊ की लालसा यानी इच्छा। आप सभी को पता है होरी का ये जो गोदान उपन्यास है, गोदान नाम का ही अर्थ होता है गाय का दान। यानी जो होरी है, शुरुआत से अंत तक ले करके होरी के मन में बस एक ही इच्छा होती है, गाय खरीदने की। पर वो गाय खरीद नहीं पाता है। एक बार उधार गाय लाता भी है भोला से, तो उसका जो भाई है हीरा, वही ईर्ष्या करके उसे जहर दे देता है और होरी के गायों को मार देता है। इसके बाद होरी फिर गाय कभी खरीद ही नहीं पाता है, बस प्रयास करता रह जाता है। मन में गाय की इच्छा रखे हुए ही इस दुनिया से फिर होरी विदा ले लेता है। और जो होरी है, होरी तो जीवन भर गाय की लालसा रखा हुआ है, लेकिन अंतिम समय में दिखाया गया कि होरी के ही हाथ से गाय का दान करवाया जाता है, गोदान करवाया जाता है। कितने रुपए में? तो रुपए नहीं, 20 आना पैसे। याद रखिएगा, 20 आना पैसे में होरी के हाथों से गोदान करवाया जाता है। उसकी पत्नी 20 आना पैसों को लेकर के आती है, होरी के हाथों से दिलवा देती है पंडित दाता दीन को, और कहती है कि घर में ना अनाज है ना पैसा है, बस इतने ही पैसे हैं, आप इसी से गोदान करवा दीजिए। और खुद ही फिर बेहोश होकर पछाड़ पछाड़ खा के वहीं पर गिर जाती है। तो होरी का जो जीवन है उसमें सबसे बड़ा स्वप्न है होरी का गाय खरीदना, और वो इस सपने को पूरा नहीं कर पाता है और उसकी इच्छाएं जो होती है अधूरी रह जाती है। और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो गोबर को भी नहीं देख पाता है, क्योंकि गोबर शहर में रहता है और गांव में इधर होरी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, नागर क्या है? प्रश्न है, नागर क्या है? ये मैला आंचल उपन्यास से लिया गया है ये शब्द, नागर शब्द। तो हमारा ऑप्शन 3 ये दोनों सही होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को भी नागर कहा गया है और बारहमासी जो नदी है उसे भी नागर नदी कहा गया है। आप सब जब मैं उपन्यास पढ़ाई थी तो अंतिम में देखे थे कि बावन दास की मृत्यु हो जाती है, और जब बावन दास की मृत्यु हो जाती है तो उसके लाश को नदी में फेंक दिया जाता है, और नदी में फेंकने के बाद उसके एक थैला जो उसका होता है, उस थैले को एक चीथड़े को लटका दिया जाता है, और चीथड़ा जब लटकाया जाता है तो उस स्थान को चेथरिया पीर का नाम दिया जाता है। यही नागर नदी के पास चेथरिया पीर नामक स्थान होता है, जहाँ पर बावन दास की मृत्यु होने के बाद उसके शव को फेंका जाता है, और बावन दास की जो मृत्यु स्थल है उसका नाम चेथरिया पीर दिया जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, होरी की ज़मीन कितनी है? होरी की ज़मीन कितनी थी? तो होरी की ज़मीन शुरुआत में 5 बीघा थी। होरी की ज़मीन 5 बीघा थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया? कमला यहाँ पर कमली कर लीजिए, क्योंकि उपन्यास में कमली ही है। तो ममता ने कमली के पुत्र को क्या नाम दिया था? ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, कुमार नीलोत्पल। कुमार नीलोत्पल नाम ममता इसका नाम देती है। आगे प्रश्न है, प्रेमचंद। प्रेमचंद सर्वप्रथम किस नाम से रचना करते थे? क्योंकि जो प्रेमचंद है शुरुआत से ही प्रेमचंद नाम से रचना नहीं करते हैं, तो शुरुआत में वो नवाब राय के नाम से रचना करते थे। नवाब राय इनके चाचा जी के द्वारा दिया गया नाम है, और जो धनपत राय है, धनपत राय इनके पिताजी इनका नाम देते हैं। तो प्रेमचंद का जो असली वाला नाम है, जो मूल नाम है, वो है धनपत राय और नवाब राय। लेकिन आगे चल करके अपना एक छद्म नाम रखते हैं ये प्रेमचंद। छद्म नाम यानी छुपा हुआ नाम रख के प्रेमचंद नाम से फिर अपनी रचनाओं को लिखना ये प्रारंभ करते हैं। आगे प्रश्न है, गोदान में मूलतः है, गोदान का आखिर विषय वस्तु क्या है? सामंती प्रथा टूटने की कहानी है, बिल्कुल सही है। समाजवाद की स्थापना के संकेत है, ये भी सही है। पूंजीवादी का प्रभाव है, ये भी सही है। तो हमारा उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शनों को देखे रहिएगा, प्रश्न यहीं से पूछेगा।
आगे कथन है, मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था। मुख्य पैदावार क्या नहीं था, तो धान तो पैदावार था, पाट भी था, खेसारी भी था। अब गेहूं एक ऐसा फसल है, गेहूं का पैदावार मेरीगंज में नहीं होता था, तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। आगे में है, गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोबर, गोमूत्र खाना और पीना पड़ा था और इसे मांस का टुकड़ा भी खिलाया जाता है, किस पात्र को, तो वो है यहाँ पर माता दीन। माता दीन सीलिया से प्रेम करता था। सीलिया गर्भवती हो जाती है शादी से पहले ही, और सीलिया चमार जाति की है। जब सारे लोगों को पता चलता है ये बात, तो फिर वो माता दीन को ज़बरदस्ती गोबर और गोमूत्र खाना मतलब खिला देते हैं और पिला भी देते हैं, और फिर मांस का टुकड़ा भी इसके मुंह में डाल दिया जाता है। इसीलिए माता दिन इसमें याद रखेगा। आगे प्रश्न है, जो किसान है वह सबका नरम चारा है, किसका कथन है। कथन गोदान उपन्यास से है कि जो किसान है वह सबका नरम चारा है, तो ये कथन है ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, राम सेवक का। राम सेवक जो होरी की जो छोटी बेटी होती है रूपा, तो रूपा का पति है राम सेवक, और ये राम सेवक होरी की उम्र के बराबर ही है, होरी की उम्र के ही बराबर है, और ये होरी को कुछ पैसे भी देता है और फिर रूपा से शादी करता है। रूपा इसकी बेटी के जैसे उम्र की होती है, लेकिन फिर भी रूपा राम सेवक से विवाह करके खुश रहती है। राम सेवक पूरा प्रयास करता है कि रूपा को वो खुश रखे। राम सेवक की आर्थिक स्थिति अच्छी है और उसकी पहचान भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से है, तो राम सेवक फिर ये कथन कहता है कि जो किसान है वह सबका नरम चारा होता है। तो चलिए फिर मैं प्रश्न इतने ही लेकर के आई थी। लगभग 25 से 26 प्रश्न मैं यहाँ पर करवाई हूँ इस क्लास में। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी, और जितने भी प्रश्न मैं कराई हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सारे प्रश्नों को नोट करके रखे रहिएगा। अब अगली क्लास में मैं फिर से इसी प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाऊँगी, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं, इसीलिए फिर अगले क्लास में भी हम लोग प्रश्न ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।